नमस्कार साथियों, मैं मनीष मेवाल आप सभी का आपके अपने चैनल में तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी शानदार, जबरदस्त और जिंदाबाद होंगे और आप सभी की कक्षा 12 की जो तैयारियां हैं वो बिल्कुल धमाकेदार चल रही होंगी। और इन्हीं तैयारियों को और भी धांसू बनाने के लिए आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 12 की अर्थशास्त्र। और अर्थशास्त्र में हम लोग पढ़ रहे हैं समष्टि अर्थशास्त्र का अध्याय 3 मुद्रा और बैंकिंग, मनी एंड बैंकिंग का लेक्चर नंबर 11। और आज इसी लेक्चर के साथ हमारा ये जो चैप्टर है पूरा कंप्लीट हो जाएगा। एक और चैप्टर हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। हमने व्यष्टि अर्थशास्त्र का परिचय खत्म कर लिया है, समष्टि अर्थशास्त्र का परिचय खत्म कर लिया है और समष्टि अर्थशास्त्र में अब अध्याय 3 मुद्रा और बैंकिंग भी पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो सर जी आज इस लास्ट लेक्चर में हमें क्या पढ़ना है? तो आज लास्ट लेक्चर में हम जो बॉक्स दिया हुआ है उस बॉक्स में मुद्रा की पूर्ति, मनी सप्लाई, उसके विभिन्न उपायों की बात करेंगे, संकुचित और व्यापक मुद्रा के बारे में बात करेंगे और फिर बात करेंगे विमुद्रीकरण या डीमोनेटाइजेशन के बारे में बात करेंगे, मतलब नोटबंदी जो हुई थी उसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के लेक्चर को। मुद्रा की पूर्ति, विभिन्न उपाय, ठीक है। मनी सप्लाई क्या कहेंगे? मनी सप्लाई, ठीक है। अब देखिए हम लोगों ने डिमांड ऑफ मनी जो है उसको पढ़ लिया था कि जो मनी की डिमांड है या जो पैसों की मांग है वो क्यों होती है। सहव्यवहार प्रयोजन के लिए होती है, सट्टा उद्देश्य प्रयोजन के लिए होती है, इन प्रयोजनों के लिए होती है पैसों की मांग। परंतु अगर हम ये बात करें सप्लाई, अब ये सप्लाई कौन कर रहा है उसकी बात करते हैं। तो जब हम ये लिख रहे हैं कि जो मनी सप्लाई है, ये मनी सप्लाई दो लोगों के द्वारा करी जा रही है। पहला तो जो है सेंट्रल बैंक या जिसको हम लोग केंद्रीय बैंक कहते हैं, तो सेंट्रल बैंक करेगा। सेंट्रल बैंकों का जो काम है वो है बच्चों नोट छापने का। क्या करने का? नोट छापने का। जो करेंसी छापने का काम आता है, नोट छापने का, वो सेंट्रल बैंक करता है। उसके अलावा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये जो जारी करती है वो सिक्के जारी करती है, कॉइन्स जारी करती है। ओके, और इन दोनों को मिलाकर करके ही हम लोग क्या कहते हैं? करेंसी कहते हैं कि भैया हमारी इंडिया की जो करेंसी है वो रूपी है। और टोटल एक बार में, एक समय पर, एक प्रेजेंट टाइम पर मार्केट में कितने नोट्स होंगे, कितनी करेंसी होगी, इस सबको मिलाकर करके टोटल को हम लोग क्या कह देते हैं? मनी सप्लाई कह देते हैं कि भैया अभी एट प्रेजेंट इतना पैसा, 1 करोड़ 2 करोड़ रुपए के नोट, 1 लाख के सिक्के सरकार ने और केंद्रीय बैंक ने छोड़ रखे हैं, तो उसको हम लोग मनी सप्लाई कहेंगे। इसी मनी सप्लाई को बड़ा डिटेल में आप लोगों को पढ़ना है क्योंकि इससे एमसीक्यूज में भी क्वेश्चन बन जाता है। इससे 2-2 3-3 मार्क्स के जो क्वेश्चन होते हैं उसमें भी क्वेश्चन बनने की संभावना होती है। बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बिल्कुल भी चूक नहीं करनी है और बड़े ही आसान तरीके से हम इसको समझेंगे। आधुनिक अर्थव्यवस्था में मुद्रा के अंतर्गत मुख्य रूप से देश के मौद्रिक प्राधिकरण द्वारा जारी करेंसी नोट और सिक्के आते हैं। तो देखिए जो आधुनिक अर्थव्यवस्था है, जो जितनी भी मॉडर्न इकोनॉमी है, उनमें मुद्रा के अंतर्गत, मनी के अंतर्गत क्या आता है? जो देश के मौद्रिक प्राधिकरण है। मौद्रिक प्राधिकरण का मतलब है जो मॉनेटरी अथॉरिटी है, जिसके पास मनी जारी करने की परमिशन हो। तो हमारे पास किसके पास है? केंद्रीय बैंक के पास है, वही पैसा जारी कर सकता है। और नोट बनाने का काम है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास है और सिक्के बनाने का जो काम है वो सरकार के पास है। तो जो मौद्रिक प्राधिकरण होता है, जो वो करेंसी जारी करता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? अब आधुनिक में मानते हैं। और इस करेंसी में क्या क्या है? नोट और सिक्के दोनों आ जाते हैं बच्चों। भारत में करेंसी नोट भारतीय रिजर्व बैंक जारी करता है, जो कि भारत का मौद्रिक प्राधिकरण है। तो करेंसी नोट, इस करेंसी में जो नोट वाला काम है वो कौन करता है? भारतीय रिजर्व बैंक जारी करता है। तो ये तो हम लोग पढ़ चुके हैं। जब केंद्रीय बैंक के फंक्शन पढ़े थे, केंद्रीय बैंक के कार्य पढ़े थे, तो मैंने उसमें बताया था कि नोटों का निर्गमन करना, करेंसी का निर्गमन करना, ये जो सबसे महत्वपूर्ण काम किसका है? केंद्रीय बैंक का है। तो भारतीय रिजर्व बैंक वही काम करता है, करेंसी नोट जारी करता है। क्यों? क्योंकि वो भारत का मौद्रिक प्राधिकरण है, मॉनेटरी अथॉरिटी है, मतलब वही मनी से जुड़े हुए सारे काम वही करेगा। किंतु सिक्के भारत सरकार द्वारा जारी किए जाते हैं। परंतु अगर सिक्कों की बात करें, कॉइन्स की बात करें, तो कॉइन कौन जारी करती है? भारत सरकार जारी करती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जारी करती है। और इसके अलावा और क्या जारी करती है भारत सरकार? 1 रुपए का जो नोट होगा वो भी भारत सरकार जारी करेगी। और 2 रुपए से ऊपर, 2 रुपए से ऊपर जितने भी नोट होंगे उनको कौन जारी करेगा? केंद्रीय बैंक जारी करेगा। पर 1 रुपए का जो नोट होगा उसको कौन जारी करेगा? भारत सरकार जारी करेगी। और बाकी जितने भी जो सिक्के होंगे उनको भारत सरकार जारी करेगी। करेंसी नोट और सिक्कों के अतिरिक्त व्यावसायिक बैंकों में लोगों द्वारा जमा किए गए बचत खाते और चालू खाते को भी मुद्रा कहा जाता है, क्योंकि इन खातों से
रहित चेकों का उपयोग सह व्यवहार के लिए किया जाता है। तो देखो करेंसी नोट और सिक्कों के अलावा भी हम मनी में क्या काउंट कर रहे हैं। तो देखो मनी में हम लोगों ने क्या क्या काउंट करा है, मुद्रा में क्या क्या काउंट करा है, हमने जो नोट है नोट को काउंट करा है, हमने जो कॉइन्स सिक्के हैं सिक्कों को काउंट करा है। इसके अलावा क्या बोला गया है कि व्यावसायिक बैंक, जितने भी आपको ये व्यावसायिक बैंक देखने को मिलते हैं, इसमें जमा किए गया बचत खाता और चालू खाता, चाहे कोई से भी खाता में, सेविंग अकाउंट में या करंट अकाउंट में, जो आपने क्या करा है बचत जमा कराया है, जो पैसा जमा कराया है, उसको भी हम लोग क्या है मनी में काउंट करते हैं। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, डिमांड डिपॉजिट, मांग जमा इसको कहा जाएगा, क्योंकि ये आप चेकों के द्वारा, चेकों का उपयोग कर करके आप इनको सह व्यवहार के लिए, आप इनका लेन देन करने के लिए आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। ऐसी जमा को मांग जमा कहते हैं जो खाताधारी की मांग पर बैंक द्वारा भुगतान योग्य होता है। तो इनको क्या कहा जाता है, मांग जमा कहा जाता है। जो भी ध्यान दीजिएगा, हमने पढ़ा था बचत खाता, सेविंग अकाउंट और चालू खाता, करंट अकाउंट। जो सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट में जमा कराया गया है उनको मांग जमा कहा जाएगा। क्यों? क्योंकि जब भी जनता मांग करेगी, जब भी डिपॉजिट करने वाला, जमा करता करने वाला मांग करेगा कि साहब मेरा पैसा मुझे लौटाइए, तो बैंक को वो पैसा लौटाना पड़ेगा। इसलिए इसको क्या कहा जाता है, मांग जमा कहा जाता है, कि जो मैंने जमा कर रखा है जब भी मैं मांग करूंगा तब वो मुझे चाहिए होगा। तो ऐसी जमा को मांग जमा कहते हैं, क्योंकि जो खाताधारी है, जिसका खाता है, उसकी मांग पर बैंक को वो पेमेंट करना पड़ेगा, भुगतान करना पड़ेगा। तो मनी में हम लोगों ने क्या क्या लिया है, नोट लिए हैं, कॉइन्स लिए हैं और डिमांड डिपॉजिट लिया है, डीडी जिसको कहा है। अन्य जमा जैसे आवधि जमा की परिपक्वता की अवधि निश्चित होती है और इसे आवधिक जमा कहा जाता है। और एक हमने क्या पढ़ा है, टाइम डिपॉजिट पढ़ा है। एक तो हम लोगों ने डिमांड डिपॉजिट पढ़ा है कि जब भी मेरी डिमांड होगी तब बैंक को पैसा जमा करना पड़ेगा, और एक होता है टाइम डिपॉजिट। इस टाइम डिपॉजिट में मैंने आपको दो चीजें पढ़ाई थी, एक था एफडी और एक था आरडी। एफडी में था फिक्स्ड डिपॉजिट कि भाई 5 साल के लिए मैंने 5 लाख रुपए जमा करा दिए, और आरडी में यह था कि 5 साल तक मैं हर महीने 3-3 हजार रुपए, 5-5 हजार रुपए हर महीने जमा कराऊंगा, वो आरडी है। परंतु ये मेरा जब टाइम पूरा हो जाएगा, वो परिपक्वता हो जाएगी, पूरा मैच्योर हो जाएगा, और मैच्योर की एक अवधि होती है 3 साल, 4 साल, 5 साल, जितने समय के लिए आप एफडी और आरडी करवाते हो। मैक्सिमम जो आरडी होती है बच्चों वो 10 साल की होती है, 10 साल की होती है। तो इनको क्या कहा गया, आवधि जमा कहा गया है, टाइम डिपॉजिट कहा गया है। क्या कहा गया है, टाइम डिपॉजिट कहा गया है। इसको भी हम लोग मनी में काउंट करेंगे। करेंसी नोट और सिक्कों का मूल्य इन मदों के प्राधिकरण द्वारा जारी की गई गारंटी से व्युत्पन्न होता है। देखिए अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल यह आता है कि क्यों मैं 500 का नोट इस्तेमाल करूं, क्यों आप 200 का नोट को स्वीकार कर लेते हैं, क्यों आप 10 के नोट को स्वीकार कर लेते हैं, क्यों आप 5 के नोट को स्वीकार कर लेते हैं। ये यहाँ पर जो नोटों पर वैल्यू लिखी हुई है ना, 2000, 500, 700, 800, इस वैल्यू के कारण हम उसको स्वीकार नहीं कर रहे हैं। हम स्वीकार इसलिए कर रहे हैं कि इसकी गारंटी ली जा रही है। और गारंटी कौन ले रहा है, गारंटी ले रही है भारत सरकार, गारंटी ले रहा है देश का केंद्रीय बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, कि हाँ साहब ये करेंसी हमारे द्वारा जारी करी गई है, इसका आप प्रयोग करिए, बेफिक्र होकर करके आप प्रयोग करिए। जैसे आज मैं आपको कहता हूं कि आप इस लेक्चर को देख करके पढ़िए, आपको हर चीज समझ में आएगी। एग्जाम में आपका जो सवाल है कहीं बाहर नहीं जाएगा, इनमें से सवाल बनेंगे। बच्चों आप पढ़िए, तो आप मेरी गारंटी पर ये लेक्चर देख रहे हैं कि हाँ नहीं सर ने बोला है कि पढ़ना है तो हमें पढ़ना है। तो उसी प्रकार से बैंक और भारत सरकार गारंटी देती है कि साहब इन नोटों का इस्तेमाल करिए, कोई भी समस्या नहीं होगी, इन सिक्कों का इस्तेमाल करिए, कोई भी समस्या नहीं होगी। तो हम इन नोटों का, सिक्कों का जो मूल्य इन मदों के प्राधिकरण के द्वारा, जितनी भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, सरकार है, इनके द्वारा जो जारी किया जाता है, उसकी गारंटी के कारण हम उसका इस्तेमाल करते हैं। प्रत्येक करेंसी नोट पर भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा एक वादा किया जाता है। तो जितने भी करेंसी नोट होंगे उस पर भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा एक वादा किया जाता है, प्रॉमिस किया जाता है। क्या प्रॉमिस करते हैं, यदि कोई भारतीय रिजर्व बैंक अथवा किसी व्यावसायिक बैंक को नोट प्रस्तुत करता है, भारतीय रिजर्व बैंक उस नोट पर अंकित मूल्य के बराबर क्रय शक्ति प्रदान करने के लिए उत्तरदायी है। सिक्कों के संबंध में भी यही बात सही है। देखो तो भारतीय रिजर्व बैंक क्या कहता है कि भाई भारतीय रिजर्व बैंक में या किसी व्यावसायिक बैंक में जिन भी लोगों ने अपना पैसा या नोट प्रस्तुत करता है, ठीक है, कोई नोट दिया जाता है, तो उस नोट पे जितना अमाउंट होगा उतना आपको देने का प्रॉमिस किया जाता है। जैसे कि अगर अपन एक उदाहरण के तौर पे देखते हैं, जैसे कि ये मेरे पास 500 का नोट है,
कितने का नोट है? 500 का नोट है। और इस 500 के नोट पर लिखा गया कि मैं धारक को 500 रुपए अदा करने का वचन देता हूं, और गवर्नर के साइन है। तो गवर्नर के साइन, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का सबसे बड़ा जो अधिकारी है गवर्नर, उसने ये साइन करके वादा कराया है कि आपको इसके ऊपर जितना लिखा हुआ, कितना है? 500 है, तो 500 रुपए देने का वादा करता हूं, मैं आपको 500 रुपए देने का प्रॉमिस करता हूं। वही बात यहां पर कही गई और वही सिक्कों में भी होता है। अतः करेंसी नोट और सिक्कों को कागजी मुद्रा कहते हैं। तो हम करेंसी नोट और सिक्कों को क्या कहेंगे? कागजी मुद्रा कहेंगे, या हम इसको पेपर मनी कह सकते हैं इंग्लिश में। इनका सोने और चांदी के सिक्के की तरह आंतरिक मूल्य नहीं होता। देखिए, आंतरिक मूल्य का मतलब क्या होता है बच्चों? एक होती है अंकित मूल्य जिसको फेस वैल्यू कहा जाता है, और एक होता है आंतरिक मूल्य जिसको इंट्रिंसिक वैल्यू कहा जाता है। इंट्रिंसिक वैल्यू का मतलब ये होता है कि वो उसके बनने में कितना खर्चा आया है, एक सिक्के के, एक नोट को बनने में कितना खर्चा आया है। परंतु पहले के समय में क्या हुआ करता था कि जो फेस वैल्यू है उससे ज्यादा इंट्रिंसिक वैल्यू हुआ करती थी। अब सोना चांदी बहुत महंगा हुआ करता था, ठीक है, तो अब लोग जैसे राजा महाराजाओं ने सोने के सिक्के चला दिए, पर लोग क्या करते थे? उन सोने के सिक्के को पिघला करके, सोना निकाल करके सुनार को बेच करके आ जाते थे, और ज्यादा पैसे कमा लेते थे, फिर और उसको पिघला करके और पैसे कमा लिया करते थे। तो इससे क्या है कि इंट्रिंसिक वैल्यू या आंतरिक मूल्य जब ज्यादा होता है तो थोड़ा सा समस्या हो जाती है। परंतु फिर सरकारों ने क्या करना शुरू कर दिया कि फेस वैल्यू को ज्यादा रखा और इंट्रिंसिक वैल्यू या आंतरिक मूल्य को कम रखा। आज 500 रुपए के नोट को बनने में 1.5 से 2 रुपया लगता है, बाकी और कुछ ज्यादा नहीं लगता, ठीक है। कोई सिक्का है, 5 रुपए का सिक्का है, तो उसको 45 पैसे, 50 पैसे, 1 रुपए के अंदर अंदर वो बन जाता है। तो अब कोई उसको गला कर करके बेचने का प्रयास करेगा ही नहीं। तो यही बात यहां पर कही गई है। इनको वैधानिक पत्र भी कहते हैं, क्योंकि देश के किसी भी नागरिक के द्वारा इसके किसी भी प्रकार के सहव्यवहार को अस्वीकार नहीं किया जा सकता। आज अगर आप किसी को 500 का नोट दो और वो मना कर दे कि नहीं साहब मैं तो 500 का नोट नहीं लूंगा, तो आप जाकर के उस पर केस कर दो, ठीक है, पुलिस में बोल दो साहब ये नोट स्वीकार नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि ये वैधानिक पत्र है, ठीक है, ये लीगल मनी है बच्चों, ये लीगल पेपर है, जिस पर कि एक प्रकार से देश की जो संस्था है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उसका सबसे बड़ा अधिकारी ये वादा कर रहा है कि साहब ये 500 रुपए या 100 रुपए, 10 रुपए देने का हम वचन करते हैं। ये सरकार के द्वारा चलाई गई मुद्रा है, ये सरकार के द्वारा चलाया गया है, तो इसको आप अस्वीकार नहीं कर सकते, इसको आपको स्वीकार करना ही पड़ेगा। कोई भी उस पैसों के लिए लेन देन में मना नहीं करेगा। आज आप मुझे 500 का नोट दोगे, मैं बिल्कुल भी मना नहीं करूंगा। आप मुझे 1000 का नोट दोगे, मैं आपको बिल्कुल भी मना नहीं करूंगा। आप मुझे 200 का नोट दोगे, मैं बिल्कुल भी मना नहीं करूंगा। परंतु जो 500 और 1000 के नोट बंद कर दिए गए हैं, वो अगर आप मुझे दोगे तो मैं मना करूंगा, क्योंकि वो अब लीगल नहीं है, वो अब वैधानिक नहीं है, वो सरकार ने बंद कर दी है। किंतु बचत अथवा चालू खाते में आहरित चेक को किसी के भी द्वारा अस्वीकार किया जा सकता है, अतः मांग जमा वैध मुद्रा नहीं है। परंतु देखिए, ध्यान रखिएगा कि आज आपके पास, हमने अभी मनी में क्या क्या काउंट करा है वो बताइए मुझे। मनी में हमने बोला कि हम नोट्स को, हम कॉइन्स को, हम डिमांड डिपॉजिट को और टाइम डिपॉजिट को, ठीक है, मांग जमा को और अवधि जमा को, इनको स्वीकार करते हैं। तो अभी इसने कहा नोट और कॉइन, इनके लिए तो कोई भी मना नहीं कर सकता, क्योंकि ये सरकार के द्वारा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा जारी किए जा रहे हैं। परंतु डिमांड डिपॉजिट और टाइम डिपॉजिट आप चेक के द्वारा भी यूज कर रहे हैं। तो ध्यान रखिएगा बच्चों, चेक क्या है? चेक एक प्रकार से कोई लीगल नहीं है, ये तो बैंकों के द्वारा एक व्यवस्था चला दी गई है सिस्टम को आसान बनाने के लिए। आज अगर कोई व्यक्ति मुझे 500 रुपए का नोट दे, मैं अगर उसको मना करूं तो वो मेरे खिलाफ एक्शन ले सकता है। परंतु अगर कोई व्यक्ति मुझे चेक में पेमेंट करे और मैं उसको मना कर दूं कि भैया मैं तो चेक नहीं लूंगा, तो बिल्कुल वो मेरे खिलाफ कुछ भी नहीं कर सकता, उसको मुझे कैश में पेमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि चेक लीगल टेंडर नहीं है बेटा। चेक कोई सरकार की तरफ से जारी नहीं होता, कोई उसकी गारंटी नहीं लेता है। तो चेक में अगर आप पेमेंट के लिए मना कर देते हो तो कोई भी दिक्कत नहीं होगी, आपकी मर्जी है। आप चेक में पेमेंट लेना चाहते हो तो लो, और नहीं लेना चाहते हो तो मत लीजिए, कोई समस्या वाली बात नहीं है। परंतु नोट और कॉइन, इनके लिए आप मना नहीं कर सकते, वो तो आपको लेना ही पड़ेगा, पर चेक के लिए आप मना कर सकते हो। तो ये जो मांग जमा है ना बेटा, ये वैध मुद्रा नहीं है, ये लीगल मुद्रा नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें चेक का इस्तेमाल हो रहा है और चेक लीगल हो रही है बच्चों। ओके, अब बात करते हैं वैध परिभाषाओं की। संकुचित और व्यापक मुद्रा, नैरो एंड ब्रॉड मनी, मुद्रा की पूर्ति। अब अगर आपसे पूछ लिया जाए
कि भैया मनी सप्लाई की एक डेफिनेशन बताओ। अब आपसे पूछ लिया जाए कि मनी सप्लाई की या मुद्रा की पूर्ति या मुद्रा पूर्ति की आप एक डेफिनेशन बताइए, तो डेफिनेशन अब आप ये कॉपी कर लीजिए। एक निश्चित समय में, निश्चित समय का मतलब बेटा निश्चित है कि भाई 1 साल के अंदर, 6 महीने के अंदर, 1 महीने के अंदर, एक फिक्स टाइम पीरियड के बीच में लोगों में संचरण करने वाली कुल मुद्रा को मुद्रा की पूर्ति कही जाती है। संचरण का मतलब क्या होता है कि लोगों के बीच में जो घूम रही है, लोगों के बीच में जो पैसा चल रहा है, जो पैसा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने, जो पैसा सरकार ने छोड़ रखा है, जो मुद्रा लोगों के बीच में चल रही है, उस पूरी मुद्रा को हम लोग क्या कहेंगे? मुद्रा पूर्ति कहेंगे। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। जैसे मान लीजिए कि एक परिवार में माता पिता है, ठीक है, और जो पिताजी है उन्होंने अपने 4 बच्चों को 2001 को दिए, फिर 2000 दूसरे को दिए, फिर ये 2 छोटे थे तो उनको 1,500 रुपए दिए। और इस प्रकार से पिताजी ने घर में लोगों को कितने रुपए दे दिए? 7,000 रुपए दे दिए। तो अब ये जो पिताजी हैं, फादर जो हैं, इनको पता है मेरे बच्चों के पास कितना पैसा है, ठीक है। तो बच्चों के पास कितना पैसा घूम रहा है? 7,000 रुपए घूम रहे हैं। मतलब घर में कितना पैसा घूम रहा है? 7,000 रुपए घूम रहे हैं। तो उसी प्रकार से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने छोड़ रखा पैसा कि हाँ भाई हमने इतना बना करके छोड़ा था, तो उनको पता है कि भैया इतना छोड़ रखा है, इतना लोगों के बीच में है, तो वो क्या हो जाएगी? मुद्रा पूर्ति हो जाएगी या मनी सप्लाई हो जाएगी। भारतीय रिजर्व बैंक मुद्रा की पूर्ति के वैकल्पिक मापों को 4 रूपों में प्रकाशित करता है, नामतः M1, M2, M3 और M4। बस यही आपको समझना है। अब रिजर्व बैंक जो मुद्रा की पूर्ति है उसके लिए वैकल्पिक माप कि वो मापता है कि हमारे कितना पैसा छोड़ रखा है, तो उसके लिए कुछ तरीके इस्तेमाल करता है जिसको M1, M2, M3, M4 के रूप में देखा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। M1, M2, M3, M4 को समझने से पहले एक होता है बच्चों M0 भी होता है। इस M0 में हम लोग क्या क्या लेते हैं? हम इसमें कॉइन्स ले लेते हैं और हम इसमें नोट्स ले लेते हैं। कॉइन्स और नोट्स को मिलाकर करके हम क्या कह देते हैं? M0 कह देते हैं। अब देखो, अब आपको ज्यादा होशियार नहीं बनना, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना कि M1, M2, M3 क्यों नाम दिया गया है, क्या नहीं दिया गया। कुछ बच्चे ऐसा पूछते हैं, सर M1 ही क्यों? तो फिर मैं उनसे सवाल पूछता हूँ, बेटा आलू को आलू ही क्यों बोलते हैं, भिंडी क्यों नहीं? अब जो नाम है उस नाम को स्वीकार करिए, इसके पीछे कोई ऐसा वो बहुत बड़ा कारण नहीं है कि नहीं साहब बहुत कुछ सोच समझ करके नाम दिया गया। M1, M2, M3, M4 है तो बस मान करके चलना है। ओके, अब देखिए, अब एक एक को पढ़ते हैं। M1 में बोला गया CU प्लस DD। ये तरीके हैं ये जानने के कि भाई साहब हमारी जो इकोनॉमी है, हमारी अर्थव्यवस्था है, या हमारे देश के लोगों के पास कितना पैसा टोटल है। तो जब M1 आएगा तो M1 में क्या है? CU का मतलब क्या है? जो लोगों के पास जो पैसा है, मतलब कॉइन्स और नोट्स, ठीक है, कॉइन और नोट्स। इसमें हम कह देंगे जो लोगों के पास पैसा है, लोगों ने अपने हाथों में पैसा रख रखा है, ठीक है। जैसे मान लीजिए मेरे पास 500 रुपए है, तो ये क्या हो गया? CU हो गया। जब हम बात करते हैं DD की, तो DD क्या है? डिमांड डिपॉजिट, मतलब जो पैसा मैंने बैंक में जमा करा रखा है, और बैंक में भी कौन सा? जो सेविंग अकाउंट में और करंट अकाउंट में है। ध्यान रखिएगा इस बात को, बैंक में भी बोला है DD, डिमांड डिपॉजिट, मांग जमा वाले की बात करिए बच्चों। ध्यान रखना है, हर बात को बड़े ध्यान से समझना है। CU का मतलब हो गया करेंसी जो लोगों के पास है, जिसमें सिक्के और नोट है। उसके अलावा DD जो बैंकों में जमा है, और बैंकों में भी कौन सा? ऐसा कि जब हम जाएं और मांगे तो बैंक को देना पड़ेगा, जो कि हम सेविंग अकाउंट, बचत खाते और चालू खाते में रखते हैं। उसके बाद है M2। अब M2 में M1 तो है ही, M1 होने का मतलब क्या है? कॉइन्स को भी मिला लिया, नोट्स को भी मिला लिया, और बैंकों में सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट खोल रखा है, वो भी मिला लिया। और डाकघर, बचत बैंकों में बचत जमाएं, ठीक है। और डाकघर में कुछ लोग क्या है? पोस्ट ऑफिस में भी जमा कराते हैं। जैसे पोस्ट ऑफिस की तस्वीर दिखाई है, पोस्ट ऑफिस में भी हम लोग हमारा पैसा जमा करा सकते हैं। तो पोस्ट ऑफिस में भी जो बचत खाते हैं या बचत जमा है, उनको इसमें जोड़ लिया गया है M2 में। M3 में M1 आ जाएगा, मतलब ये वाला पूरा आ जाएगा। इसके अलावा व्यवसायिक बैंकों की निवल आवधिक जमा है, ठीक है। अब देखो M1 में क्या था? सिर्फ और सिर्फ डिमांड डिपॉजिट था, ठीक है। जो सेविंग अकाउंट और करंट खाते थे वही थे। अब इसमें बोला गया है कि M1 के साथ साथ क्या है? जो आवधिक जमा है, मतलब किसी का RD का पैसा है, किसी का FD का पैसा है, वो भी हम क्या कर लेंगे? काउंट कर लेंगे। समझिएगा, यहां पर सिर्फ और सिर्फ वही पैसा जोड़ा गया था M1 में जो कि मांग करने पर दिया जाएगा। जमा करा हुआ पैसा मांग करने पर निकाल करके दिया जाएगा। पर M3 में ये M1 तो जोड़ ही लिया, मतलब कॉइन्स, नोट्स और
सेविंग अकाउंट करंट अकाउंट में जो जमा है वो तो जोड़ ही लिया, उसके साथ साथ आरडी और एफडी वाला भी पैसा जोड़ लिया जाएगा। M4 की बात करूं तो M3 आ जाएगा। अब M3 में आने का मतलब क्या है, कॉइन्स भी आ गए, नोट्स भी आ गए, और बैंकों में जो भी पैसा जमा है, चाहे वो कैसा भी हो, कैसा भी पैसा जमा हो, चाहे वो सेविंग अकाउंट में, बचत खाते में हो, चालू खाते में हो, आरडी में हो, एफडी में हो, कैसा भी हो, वो आ जाएगा। इसके अलावा डाकघर बचत संस्थाओं में कुल जमा है, डाकघर में जितना भी, पोस्ट ऑफिस में जितना भी जमा है वो सारा का सारा आ जाएगा। पर राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्रों को छोड़ करके, राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र को इंग्लिश में कहा जाता है नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट बेटा, बस ये काउंट नहीं करते हम लोग। अब ये नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट क्या है, इसमें आपको ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है, बस आपको ये समझ लेना है कि नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट का हम लोग काउंट नहीं करते हैं। अब देखो ये थोड़ा सा क्या थ्योरी वाला पोर्शन था, वैसे बहुत आसानी से मैंने आपको समझाया, फिर भी किसी बच्चों को थोड़ा बहुत हो सकता है कि थोड़ी समस्या आई होगी, और समस्या आती है तभी तो हमें टीचर याद आते हैं कि भाई उस समस्या को थोड़ा सा सर समाधान बताओ, थोड़ा आसान तरीके से समझाओ। तो अब हम इसका थोड़ा सा आसान वर्जन लेकर के आते हैं, और आसान वर्जन के लिए मैं एक टेबल यहाँ पर आपको बनवा रहा हूँ। ये टेबल को बड़े अच्छे से पढ़ लीजिएगा, आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। सीसी या आप इसको सीयू भी लिख सकते हैं, ठीक है। सीसी और सीयू का मतलब क्या है, करेंसी और कॉइन्स, मतलब जो नोट और सिक्के हैं वो। डीडी डिमांड डिपॉजिट, बैंकों के अंदर जो डिमांड डिपॉजिट है, जो बचत खाता और चालू खाता में है, और जो जब भी मैं मांगूंगा वो मुझे देनी पड़ेगी। डिमांड डिपॉजिट ऐसा है कि जो मैंने 5 साल 10 साल के लिए बंद कर दिया है, बैंक 5 साल 10 साल के बाद ही देगा। पोस्ट ऑफिस में भी डिमांड डिपॉजिट जब मैं मांगूंगा तब देना पड़ेगा, और एक टाइम डिपॉजिट जो कि जब पूरा समय हो जाएगा तब देना पड़ेगा। अब M1 में क्या क्या लिया था अपन ने, M1 में CU प्लस DD था, मतलब करेंसी, नोट्स और सिक्के आ जाएंगे, और बैंकों के पास सेविंग अकाउंट करंट अकाउंट में जमा है वो आ जाएगा। M2 में क्या क्या आ जाएगा, CU आ जाएगा, DD आ जाएगा, और पोस्ट ऑफिस वाला डिमांड डिपॉजिट आ जाएगा। ध्यान दीजिएगा क्या बोला, M2 में डाकघर बचत में बचत जमा है, ठीक है, जो सेविंग अकाउंट वाला है वो वाला आपका आ जाएगा, सेविंग और करंट अकाउंट वाले जो डिमांड डिपॉजिट है वो आपकी आ जाएगी। अभी इसमें पोस्ट ऑफिस का टाइम डिपॉजिट नहीं आ रहा है M2 में, M3 में क्या आ रहा है, ये दोनों आ जाएंगे, करेंसी नोट्स आ जाएगा। उसके अलावा बैंकों में जो भी पैसा जमा हो, चाहे एफडी, आरडी, सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, वो भी आ जाएंगे। M4 में क्या आ जाएगा, M4 में सारे के सारे आ जाएंगे। M4 में सारे आएंगे, करेंसी को भी, नोट्स को भी, डिमांड डिपॉजिट को भी, सारे जहां कहीं भी पैसा जमा होगा वो सारा का सारा आ जाएगा। अब हम एक चीज को समझते हैं जिसको हम कहते हैं क्वांटिटी। क्वांटिटी जैसे बच्चों एक उदाहरण लेते हैं कि अपन मान लेते हैं कि 10 रुपए लोगों के पास है, 10 रुपए यहां पर डिमांड डिपॉजिट है, ये क्या हो गया 20। फिर मैं मानता हूं कि जैसे मान लीजिए यहां पर 10, यहां पर 10, और यहां पर लोगों ने डिमांड डिपॉजिट करा रखा है तो 40। अब यहां पर देखिएगा, यहां पर भी मैं 10, ये भी मान लीजिए कि ये 30 रुपए जमा है, ये 50। अब यहां पर भी मान लीजिएगा 10, 30, 20, और ये भी मान लीजिए 20, तो 20, 40, 70, 90, ठीक है। अब इसमें एक बात आप देखो कि आपको ये बात पता चल रही है कि जैसे जैसे आप M1, M2, M3, M4 की तरफ बढ़ रहे हैं तो करेंसी जो है वो तो बढ़ती जा रही है, आपको मनी सप्लाई तो पता चल रहा है। यही जब हमने इन 2 को काउंट करा था 20 रुपए थे, मतलब पूरी इकोनॉमी में, जब इन 3 को काउंट करके देखा तो 40 रुपए थे, जब इनको काउंट करके देखा तो पता चला 50 रुपए हैं, और जब M4 को काउंट करके देखा तो मैं फाइनली पता चल गया कि हाँ भैया 90 रुपए जो है वो टोटली क्या है लोगों के पास है। परंतु अब इसमें एक जो चीज है वो उसको समझेगा कि लिक्विडिटी जो है ना, तरलता जो है बच्चों, वो तरलता कम होती जा रही है। तरलता जो है ना वो तरलता कम होती जा रही है, और तरलता का मतलब क्या होता है कि भैया आपके पास पैसा जो है ना ज्यादा से ज्यादा हाथ में होना चाहिए, क्योंकि पैसा हाथ में होगा तो आप उसको किसी में भी कन्वर्ट कर दोगे। मेरे पास पैसा जेब में है तो मैं फट देनी मोबाइल में चेंज कर दूंगा, कपड़ों में चेंज कर दूंगा, मैं वॉच में चेंज कर दूंगा, मैं किसी भी चीज में चेंज कर सकता हूं। तो तरलता घटती जा रही है। जैसे जैसे M1 से M4 की तरफ आ रहे हैं, जो मनी सप्लाई है वो तो बढ़ रहा है पर तरलता घटती जा रही है। यहां पर 20 रुपए हैं, अब 20 में से 10 रुपए लोगों के पास है, हाथ में है, बहुत अच्छी बात है।
ठीक है। परंतु जब आप आगे आते हो तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ लोगों के पास 10 रुपए, 30 रुपए तो ब्लॉक पड़े हैं बैंक में, पोस्ट ऑफिस में। फिर यहाँ पर 10 रुपए हैं, बाकी फिर 40 रुपए ब्लॉक पड़े हैं। यहाँ पर 10 रुपए ही लोगों के पास है, बाकी जो 80 रुपए हैं वो ब्लॉक पड़े हैं। तो तरलता धीरे धीरे क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। ये कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ में आ गया तो आगे का टॉपिक भी समझ में आ जाएगा। यहां पर CU जो मैंने आपको यहां पे दिखाया है, CUDD उनका मतलब बता रहा है। यहां पर CU का मतलब है जो लोगों के पास करेंसी है, चाहे वो नोट्स हो और चाहे वो सिक्के हो। DD का मतलब है व्यवसायिक बैंकों द्वारा रखी गई निवल मांग जमा, जो टोटल जो नेट डिमांड डिपॉजिट है उनके पास की भैया इतनी डिमांड डिपॉजिट है जो कि जब भी जनता मांगेगी उनको लौटानी पड़ेगी। निवल शब्द से बैंक के द्वारा रखी गई लोगों की जमा का ही बोध होता है और इसलिए ये मुद्रा की पूर्ति में शामिल है। निवल का मतलब होता है भैया नेट, मतलब उससे साफ ये पता चलता है कि सिर्फ लोगों का जो जमा कराया हुआ है वही है, इसलिए इसको हम भी मुद्रा पूर्ति में काउंट करते हैं। अंतर बैंक जमा जो एक व्यवसायिक बैंक दूसरे व्यवसायिक बैंक में रखते हैं को मुद्रा की पूर्ति के भाग में रूप में नहीं जाना जाता है। अब एक बैंक अपना पैसा दूसरों के पास रखे तो उसको मुद्रा की पूर्ति या मनी सप्लाई में नहीं लेंगे। M1 और M2 संकुचित मुद्रा कहलाती है, ठीक है। M1 और M2 क्या कहलाएगी, संकुचित मुद्रा कहलाती है। M3 और M4 व्यापक मुद्रा कहलाती है। क्यों? क्योंकि देखो M3 और M4 पे जब आप बढ़ रहे हो तो ज्यादा मनी सप्लाई हो रहा है और यहाँ पे मनी सप्लाई जो है वो कम हो रहा है। व्यापक मतलब ज्यादा और संकुचित मतलब कम। ये कोटियां तरलता के घटते हुए क्रम में होती है। तो अब M1 सबसे ज्यादा तरल कौन सा है, आप मुझे एक बात बताइएगा, सबसे ज्यादा तरल कौन सा है बच्चों? सबसे ज्यादा तरल कौन सा? ये, क्योंकि इसमें लोगों के पास पैसे ज्यादा हाथ में, इसमें फिर लोगों के पास पैसे कम हाथ में है और ज्यादा बैंकों या पोस्ट ऑफिस में, फिर यहाँ पर और भी ज्यादा बैंकों या पोस्ट ऑफिस में, यहाँ पर फिर और भी ज्यादा है। तो सबसे ज्यादा तरल, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, MCQ आ जाता है कि मनी सप्लाई में सबसे ज्यादा तरल कौन सा होता है, तो आप कहोगे M1 सबसे ज्यादा तरल होता है। और सबसे कम तरल कौन सा होता है? M4 होता है। तो M1 सबसे ज्यादा तरल है, मोस्ट लिक्विड इसको कहते हैं बेटा, मोस्ट लिक्विड है ये। और M4 बेटा लीस्ट लिक्विड है, मतलब सबसे कम अगर तरल है तो वो M4 होगा। ओके, ये बात आपको क्लियर हो जानी चाहिए। ये कोटियां तरलता के घटते हुए क्रम में है। तो ये जो आपको कोटियां दी गई है M1 संकुचित मुद्रा, व्यापक मुद्रा, ये तरलता का जो घटता हुआ क्रम है उस हिसाब से दी गई है। M1 सव्यवहार के लिए सबसे तरल है और जबकि M4 इनमें सबसे कम तरल है। तो M1 सव्यवहार के लिए सबसे तरल है। क्यों? क्योंकि लोगों के पास इसमें पैसा है तो वो आसानी से ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, लेन देन कर सकते हैं। पर M4 सबसे कम तरल है क्योंकि इसमें जो ज्यादा पैसा है वो बैंकों में और पोस्ट ऑफिस में डिपॉजिट है। M3 मुद्रा पूर्ति की माप का सबसे साधारण रूप है और इसे समस्त मौद्रिक संसाधन भी कहते हैं। तो अगर हम आपसे पूछ लिया जाए कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सबसे ज्यादा कौन से का इस्तेमाल करता है मुद्रा की पूर्ति को मापने के लिए, जांचने के लिए, तो वो कौन सा होगा? M3 होगा बच्चों। M4 का प्रयोग ना कर करके वो किसका कर रहा है? M3 का प्रयोग कर रहा है। और इसीलिए इसको क्या कहा जाएगा? समस्त मौद्रिक संसाधन कहा जाएगा कि जितना भी मौद्रिक संसाधन है उसके बारे में आपको पूरा ज्ञान हो जाएगा, पता चल जाएगा कि इतना पैसा हमारा इकोनॉमी में छोड़ा हुआ है या लोगों के पास पैसा है। अब हमारा लास्ट और फाइनल जो टॉपिक है वो है विमुद्रीकरण, या जिसको कहा जाता है डीमोनेटाइजेशन, और आम भाषा में हमने इसको क्या कहा है? नोटबंदी। चलिए तो भैया नोटबंदी के बारे में पढ़ लेते हैं। अर्थव्यवस्था में भ्रष्टाचार, कालाधन, आतंकवाद और जाली मुद्रा के चलन जैसी समस्याओं से निपटने के लिए नवंबर 2016 में भारत सरकार द्वारा विमुद्रीकरण एक नई पहल थी। तो देखिए 8 नवंबर 2016 को भारत सरकार में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने रात को 8 बजे जनता को संबोधित करते हुए कहा कि भैया आज से 500 और 1000 के जो भी नोट हैं वो नोट अब नहीं चलेंगे। वो अब लीगल टेंडर नहीं है, विधिग्रह नहीं है, मतलब सरकार की तरफ से जारी नहीं है, तो उनका प्रयोग अब अर्थव्यवस्था में नहीं होगा। तो लोगों ने पूछा मोदी जी जो हमारे पास पड़े हैं उनका क्या करना है? बोले चिंता मत करो, वो तो आप बैंकों में जमा करा करके आ जाओ,
वो बैंकों में जमा करा करके आ जाओ और उसके बदले में बैंक आपको जो भी नए नोट होगा 100 का 200 का 100 के नोट होंगे वो आपको दे देगा। पर ये 500 और 1000 के नोट जिन भी लोगों के पास है वो जाकर के बैंकों में जमा करा दे। ठीक है, अब इसमें भी बहुत अच्छी बात ये हुई थी कि जिनके पास 5 लाख रुपए तक का था उन्होंने तो करवा लिए, पर ज्यादा था तो समस्या थी, क्योंकि ज्यादा पैसा मतलब भ्रष्टाचार का पैसा है, काला धन है। अब देखिए भ्रष्टाचार आप लोगों को पता होगा, भ्रष्टाचार का मतलब ये होता है बेटा कि मैं मेरे काम के अलावा अगर आपसे पैसा लूं तो उसका भ्रष्टाचार है। जैसे फॉर एग्जांपल आज मैं सरकारी दफ्तर में कोई अधिकारी हूं, अब मुझे सरकार उसका पेमेंट कर रही है कि जनता का काम आपको करना है, जनता का काम आपको करना है और उसका आपको कोई पेमेंट नहीं लेना क्योंकि सरकार मुझे दे रही है। परंतु आप मेरे पास आए, मेरे पास दिन में 100 लोग आते हैं और मैंने ये कहा कि अगर आपका काम पहले करना है तो आप मुझे 10,000 रुपये दे करके जाओ। इसको क्या कहा जाएगा? भ्रष्टाचार कहा जाएगा। इसको क्या कहा जाएगा? करप्शन कहा जाएगा। और इस प्रकार से पैसा जोड़ा हुआ होता है उसी को काला धन कहा जाता है। जिस पर आपने कोई टैक्स नहीं भरा, जिसकी जानकारी आपने सरकार को नहीं दी, उसी को काला धन कहा जाएगा। आतंकवाद और जाली मुद्रा। अब आतंकवाद और जाली मुद्रा कैसे? देखिए बच्चों, पाकिस्तान से यहाँ से हमारे बिल्कुल सेम टू सेम जो नोट हुआ करते थे वैसे छाप कर करके देश में जो देश विरोधी गतिविधियां हुआ करती थी उनमें समर्थन किया जाता था, वो पैसा भेजा जाता था। तो अब क्या हो गया, वो जाली मुद्रा आली मुद्रा सब खत्म हो गई। ठीक है, क्यों? क्योंकि सरकार ने क्या बोला, जिनके पास है डरो मत, डरने की कोई बात नहीं है, जिनके पास भी पुराने नोट है बैंकों में जाओ और जमा करा दो। अब बैंकों ने तो पहचान लेते थे कि हाँ भैया ये सही है, ये नकली है। और अब जिनका पता था भाई हमारे पास तो पहले से ही गलत पैसा है या हमने करप्शन से पैसा कमा रखा है या हमारे पास खूब काला धन है, तो वो बैंकों में कौन सा मुंह लेकर के जाएंगे क्योंकि उनका इतना पैसा था, इसलिए लोगों ने गंगा में बहा दिया, किसी ने पैसे को जला दिया, बहुत ज्यादा पैसा की ऐसे बर्बादी लोगों ने कर दी। तो वो विमुद्रीकरण, ये जो नोटबंदी हुई है 500 और 1000 के नोट बंद करे गए, इसी को विमुद्रीकरण या डिमोनेटाइजेशन कहा जाता है। 500 और 1000 रुपयों के करेंसी नोट विधिग्राह्य नहीं रहे। 500 तथा 2000 रुपए के नोटों की एक नई श्रृंखला शुरू करी गई। तो 500 और 1000 रुपए के जो नोट है वो विधिग्राह्य नहीं रहे, लीगल टेंडर नहीं रहे, मतलब सरकार की तरफ से जारी नहीं है। और फिर नए 500 की और नए 2000 के नोट की एक श्रृंखला जारी करी गई। तो ये जो नया 500 का नोट है वो है, और 2000 का भी अब 30 सितंबर तक आप बैंकों में बदलवा दीजिएगा, नहीं तो वो भी बंद हो जाएगा। बंद कर दिया है सरकार ने, कहा है कि 30 सितंबर तक आप उसको बैंकों में बदलवा दे, नहीं तो आपके फिर वो भी पैसे खराब हो जाएंगे। और ये कौन है, इनको कौन नहीं जानता, ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी। लोगों को कहा गया कि वे 31 दिसंबर 2016 तक बिना किसी घोषणा के पुराने नोटों को अपने बैंक खाते में जमा कर सकते हैं और 31 मार्च 2017 तक घोषणा सहित भारतीय रिजर्व बैंक में जमा कर सकते हैं। तो ये कहा गया कि भाई 31 दिसंबर 2016 तक आप बिना घोषणा के, मतलब आपको बताने की ज्यादा जरूरत नहीं है कि मेरा पैसा ये पे कहां से आया था, कैसे आया था, आप बैंकों में ले जाकर के जमा करवा दो। पर बच्चों ये बात थी कि जैसे 5 लाख तक का तो किसी के पास था ना, तो उनको से तो बैंकों ने कोई सवाल जवाब नहीं करा। क्यों? क्योंकि भारत में क्या है कि बचत करना एक भारत की विशेषता रही है। तो लोग पैसा इकट्ठा करके रखते हैं, तो 2 लाख 3 लाख होना ही कोई बड़ी बात नहीं है। और जिनके घर में बेटियां होती हैं वो तो अपनी बेटियों की शादियों के लिए 5-5 6-6 लाख रुपए इकट्ठा करके रखते हैं। तो सरकार ने बोला आप डरिए मत, आप जाइए बैंकों में और पैसा चेंज करवा करके आ जाइए। पर अब कुछ लोग ऐसे थे जो काला धन कमाते थे, ठीक है, लोगों को लूटते थे, उनसे पैसा लेते थे। अब उनके पास, किसी के पास 10 लाख हैं, किसी के पास 15 लाख हैं, तो अब क्या कर रहे थे, अब बैंक में जाए तो बैंक पूछेगा कि हाँ भाई इतने पैसे कहाँ से आए, बता, जवाब दे, कौन सा काला धंधा करता है, कौन सा गलत काम करता है जिससे तू इतने पैसे कमा रहा है। बैंकों को जवाब देना पड़ता है, जवाब दे नहीं पाते तो फिर वो उन पे एक्शन लेती सरकार कि आपके पास इतना गलत पैसा आया तो आया कहाँ से। इसलिए लोगों ने क्या करा, पैसे पानी में बहा दिए, जला दिए। उस समय कुछ लोगों ने ऐसा भी करा, जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई व्यक्ति है, वो मेरा जानकार है, उसके पास एक्स्ट्रा पैसा है, उसने बोला यार ये 3 लाख रुपए ले और तू तेरे बैंक में ट्रांसफर कर ले, तेरे बैंक में रखवा दे। क्यों? क्योंकि 4-5-5-6 लाख रुपए तक तो बैंक वैसे भी नहीं पूछेगा, तो 3 लाख रुपए तेरे बैंक में रख ले। अब वैसे तो देखो, तो अगर वो मुझे 3 लाख रुपए दे रहा है तो मैं उसको नहीं भी लौटाऊं ना तो भी वो मेरा कुछ ही नहीं बिगाड़ सकता वो मेरा कुछ ही नहीं बिगाड़ सकता। वो कोर्ट में जाकर ये केस करेगा क्या कि भैया मनीष जी को मैंने 3 लाख रुपए दिए थे, तो फिर मैं पूछूंगा, जज साहब के सामने पूछूंगा कब दिए थे, 8 नवंबर के बाद दिए थे ना, हाँ तो सर समझ जाओ अब इसने 8 नवंबर के बाद दिए थे क्योंकि इसका एक्स्ट्रा काला धन था इसलिए उसने मुझे पैसा दिया था। तो अगर वो मैं पैसा नहीं लौटाता तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पर वो तो व्यवहार के चक्कर में लौटाना पड़ता है कि हमें चलो दे दिए। तो काफी लोगों ने बहुत दिमाग लगाया, अपने जान पहचान वालों के, रिश्तेदारों के पैसा ट्रांसफर करवा दिया और वहां से चेंज करवा करके अपना पैसा ले लिया।
और घोषणा सहित, मतलब आप पूरा रीजन बता करके कि साहब मेरे पास ये पैसा इस कारण के कारण था, इसलिए मैंने पैसा रखा हुआ था, तो वो 31 मार्च तक आप रिजर्व बैंक में जमा करा सकते थे। व्यवस्था को पूर्ण रूपेण टूटने तथा चलन में नकदी की कमी से बचाने के लिए सरकार ने लोगों को 4,000 रुपए प्रति व्यक्ति प्रतिदिन पुराने नोटों में परिवर्तित करने की अनुमति प्रदान करी। अब पूरी प्रकार से व्यवस्था एक बार में टूट ना जाए, पूरी प्रकार से जो चलन में जो पैसा है, नकदी है, कैश है, वो बंद ना हो जाए, इसलिए सरकार ने ये कहा कि डेली आप लोग अपने 4-4 हजार रुपए ले जाओ। 500 और 1000 के जो नोट है, 4,000 रुपए तक की आप लिमिट है, आप ले जाओ, बैंकों के पास जाओ और आप चेंज करवा करके ले आओ। मतलब हर व्यक्ति हर दिन में 4,000 रुपए चेंज करवा सकता है। ठीक है, मेरे पास 500-500 के 8 नोट थे, 4,000 रुपए हो गए, मैं बैंक में गया, मैंने चेंज करवा लिए, फिर अगले दिन वापस 4,000 ले गया, वापस चेंज करा ली, जिससे कि हर व्यक्ति के पास 4-4 हजार रुपए डेली उनके पास रहे और वो रोज का जो लेन देन है वो काम कर सके। पेट्रोल पंपों, सरकारी अस्पतालों में तथा सरकारी अदायगियों में जैसे बिजली के बिल, करों आदि के भुगतान के लिए 12 दिसंबर 2016 तक पुराने नोट विधिग्रह मुद्रा के रूप में स्वीकार किए गए। तो कहीं पेट्रोल पंप पे, सरकारी अस्पताल में कुछ सरकारी अदायगी, मतलब आप बिजली का बिल भर रहे हो या टैक्स भर रहे हो, तो उसमें ये कहा गया कि 12 दिसंबर तक आपका पैसा 500 और 1000 के जो पुराने नोट है उनको स्वीकार करा जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आप दे दीजिएगा। सरकार के इस कदम की प्रशंसा और आलोचना दोनों ही, तो सरकार ने जो काम करा तो कुछ लोगों ने इसकी तारीफ भी करी और कुछ ने इसकी बुराई भी करी। बैंकों तथा एटीएम के बाहर लोगों की लंबी लंबी कतारें लगने लगी, तो ये एक बुराई का सबसे बड़ा कारण था कि भाई लोगों ने कहा कि जो मोदी जी हैं या सरकार है उसने जनता को बैंकों के बाहर खड़ा कर दिया है, लोग बीमार पड़ जाते हैं, धूप में खड़े रहते हैं, काफी समय तक नंबर नहीं आता है, तो ये आलोचना करी गई। चलन में मुद्रा की कमी का आर्थिक क्रियाओं पर भी विपरीत प्रभाव पड़ा, तो काफी बार ऐसा होता था कि बैंकों के पास नई करेंसी होती ही नहीं थी, एटीएम में ही पैसा नहीं होता था, तो चलन में मुद्रा जो है उसकी कमी हो जाती थी। अब इसके कुछ अच्छे प्रभाव भी हमने देखे। इससे कर अनुपालन में सुधार हुआ, बड़ी संख्या में लोगों को कर के दायरे में लाया जा सका। अब इससे क्या हुआ, कर अनुपालन, टैक्स को लागू करने में थोड़ा सा सुधार हुआ, आसानी हुई। कैसे आसानी हुई, अब जैसे कि एक बार 500 और 1000 के जितने भी नोट थे ना, अब जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल आज मैं ये कहता हूँ कि परिवार में 10 लोग हैं और 10 लोगों के पास मैंने 500 और 1000 के नोट छोड़ रखे हैं। अब मैंने आज से कह दिया भाई आज से घर में कोई भी 500 1000 के नोट यूज नहीं करेगा और जिन जिन के पास है वो मुझे ला करके दे दो। अब इससे क्या हुआ कि 500 और 1000 के नोट जिन जिन के भी पास थे उन्होंने क्या कर दिया, जमा करा दिया, मुझे मतलब बैंक को जमा करा दिया। जिनका साफ पैसा था उन्होंने तो बैंक में जमा करा दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, परंतु जिनका जाली मुद्रा थी, जिनकी खराब पैसा था, उन्होंने सबने वो खत्म हो गया, वो यूज नहीं कर सकते, तो मतलब वो जितना भी पैसा था वो बेकार है, वो खुद जीरो पे आकर के खड़े हो गए। और अब उनके पास जितना भी पैसा है जो साफ है वो उस पर टैक्स भरेंगे और उनको ये लगेगा कि नहीं यार वापस कभी सरकार ऐसा ना नोट को बंद ना कर दे, और इसलिए हमें समय समय पे क्या करना होगा, टैक्स भरना होगा। तो कर अनुपालन में भी बड़ा फायदा मिला है। लोगों की बचत औपचारिक वित्तीय व्यवस्था के अंतर्गत आ गई। अब लोग जो बचत करते थे वो वित्तीय व्यवस्था के अंतर्गत आ गए, मतलब लोग अब बैंकों में जाकर के पैसा जमा करवा रहे हैं, अपने घरों में थोड़ा लिमिट में पैसा रख रहे हैं। फलस्वरूप बैंकों के पास अधिक साधन एकत्रित हो गए जिनको लोगों को कम ब्याज पर ऋण प्रदान करने में भी उपयोग किया जा सकता है। तो पहला फायदा तो कर सुधार में फायदा हुआ। दूसरा क्या हुआ, लोगों ने अब बैंकों में ज्यादा पैसा डिपॉजिट करना सही समझा, तो जिससे क्या हुआ, बैंकों के पास अधिक पैसा आया। अधिक पैसा आया इसका मतलब क्या है कि आप ज्यादा से ज्यादा साख सर्जन कर सकते हो, ज्यादा से ज्यादा पैसे से पैसा बना सकते हो, लोगों को सस्ते पे ऋण दे सकते हो, उधार दे सकते हो, तो ये भी एक अच्छा काम हुआ। यह कदम काले धन की समस्या को हल करने के लिए सरकार के निर्णय का प्रदर्शन है कि कर की चोरी को अब आगे सहन नहीं किया जाएगा। तो सरकार ने यह बता दिया कि हाँ भाई, जिसने भी काला धन रखा हुआ था, खूब पैसा आटे में छुपा करके रखा हुआ था, गेहूं में छुपा करके रखा हुआ था, बेड़ों के नीचे रखा हुआ था, सारे पैसे निकाल लाओ, अब किसी का भी काला धन नहीं चलेगा। और ये चेतावनी है कि जो टैक्स नहीं देते हैं, जो गलत तरीके से पैसे कमाते हैं, सरकार उनको नहीं बख्शेगी, उनका पैसा निकलवा करके ही रहेगी सरकार। कर वंचक सोचेंगे कि अचानक दंडात्मक कर देने की जोखिम की अपेक्षा नियमित सामान्य कर देना उत्तम है, कर अनुपालन बढ़ेगा और भ्रष्टाचार में कमी आएगी। जो कर वंचक है, जो कर से वंचित रह जाते थे, जो कर नहीं भरते थे, अब वो ये सोचेंगे कि यार जब सरकार को पता चलेगा कि नहीं यार हमारे पास इतना पैसा और हम टैक्स नहीं दे रहे हैं, तो वो कुछ हम पे कार्रवाई करेंगे। उस कार्रवाई से अच्छा है कि हम समय समय पे खुद ही टैक्स देते रहें, तो टैक्स बढ़ेगा और देश में भ्रष्टाचार की कमी आएगी। ओके,
नगद लेन देनों को औपचारिक भुगतान प्रणाली में शिफ्ट करके विमुद्रीकरण एक और तरीके से कर प्रशासन की सहायता होगी। अब लोग नगद लेन देनों की जगह क्या है, भुगतान प्रणाली में शिफ्ट करके विमुद्रीकरण, ठीक है, तो उससे भी कर प्रशासन में सहायता होगी। गृहस्थ और फर्म नगद से इलेक्ट्रॉनिक भुगतान टेक्नोलॉजी की तरफ शिफ्ट होने लगे। अब धीरे धीरे लोग क्या इलेक्ट्रॉनिक भुगतान करने लगे, ई पेमेंट लोगों ने करना शुरू कर दिया, जिससे कि ई पेमेंट आप कब कर पाओगे, जब आपके बैंक में पैसा होगा, कि बैंक में पैसा होगा तभी तो आप ई पेमेंट कर पाओगे। तो मतलब सारा का सारा ट्रांजैक्शन अब बैंकों के थ्रू चल रहा है, और बैंकों के थ्रू चल रहा है जब तो भ्रष्टाचार काला धन होने की संभावना ही नहीं है। तो ठीक कदम था सरकार का एक, कुछ लोग अच्छा भी मानते हैं, कुछ बुरा भी मानते हैं, और देखिए कोई भी पॉलिसी आए, कुछ भी आए, तो उसमें कुछ अच्छाई बुराइयां दोनों रहती हैं, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। ओके, तो चलिए इसी के साथ आज हमारा ये लेक्चर और हमारा ये पूरा चैप्टर कंप्लीट होता है। आपको इसमें कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा, और कैसा लगा ये लेक्चर वो भी बताइएगा। और आप लोगों को जो 2016 में नोट बंद करे गए थे, आपके पापा मम्मी से बात करिएगा, उनको क्या क्या समस्याओं का सामना करना पड़ा था और उनको ये डिसीजन कैसा लगा था, ये भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।